हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं एनल फिशर के बारे में। ठीक है, एनल फिशर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बात करें, और लक्षण क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर एक दूसरे व्यक्ति की जानकारी मिल सके। ठीक है, अब बात करते हैं कि एनल फिशर किसे कहते हैं। ठीक है, एनल फिशर क्या होता है कि गुदा नलिका में जब किसी प्रकार का कट या दरार बन जाती है तो उसे फीसर या एनल फीसर कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें इस बात पर भी निर्भर करता है कि फीसर अक्सर तब होता है जब आप मल त्याग के दौरान कठोर और बड़े आकार का मल निकलते हैं। फिर क्या होता है कि फीसर के कारण आमतौर पर मल त्याग करने के दौरान दर्द होना और मल के साथ खून भी आता है। ठीक है, इसके साथ क्या होता है, देखा गया है जैसे कि एनल फिशर के साथ साथ क्या होता है, देखा जाता है कि जैसे कि फिशर के दौरान आपको अपनी गुदा के अंत में मांसपेशियों में ऐंठन महसूस हो सकती है। फिशर छोटे बच्चे में काफ़ी सामान्य स्थिति में होती है, लेकिन यह किसी भी उम्र में हो सकता है। फिशर की ज़्यादातर समस्या समान उपचारों से ठीक हो जाती है, जैसे कि खाद्य पदार्थ में फाइबर की मात्रा ज़्यादा लेना और बीट्स बाथ लेना, या फिशर से ग्रस्त कुछ लोगों को मेडिकल मदद की आवश्यकता पड़ सकती है और कभी कभी सर्जरी कराने की भी आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं कि फिशर कितने प्रकार के हैं। एनल फिशर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रोनिक, होता है एक एक्यूट। ठीक है, अब बात करते हैं कि बताते हैं एक्यूट और क्रोनिक। ठीक है, अब बात करते हैं इससे एक्यूट में क्या होता है। एक्यूट वो होता है जिसमें तीव्र, ठीक है, इसमें देखा जाता है कि एक्यूट एनल फिशर इसी की त्वचा की ऊपरी सतह पर छेद या दरार को एक्यूट फिशर कहा जाता है। ठीक है, अब क्रोनिक एनल फिशर किसे कहा जाता है इससे बता दूं कि अगर त्वचा की सतह पर हुआ छेद या दरार ठीक न हो पाए तो समय के साथ क्रोनिक फिशर में विकसित होने लगता है, उसे एनल क्रोनिक फिशर कहा जाता है। अब बात करते हैं जैसे कि एनल फिशर हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखने को मिल सकता है बता दो। 5-6 प्रकार के लक्षण बता रहा हूँ, उसमें से कोई भी 1-2 प्रकार के लक्षण दिखे तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिएगा। ठीक है, पहला लक्षण जैसे कि मल त्याग के दौरान दर्द, कभी कभी गंभीर दर्द होता है। ठीक है, दूसरा, मल त्याग करने के बाद दर्द होना जो कई घंटों तक भी रह सकता है। तीसरा पॉइंट, मल त्याग के बाद मल पर गहरा लाल रंग की दिखाई देना। ठीक है, चौथा, गुदा के आसपास खुजली या जलन होना। पांचवा, इसे गुदा के चारों ओर की त्वचा एक दरार जैसा दिखाई देना। ठीक है, छठा, गुदा फिशर के पास त्वचा पर गांठ या स्किन टैग दिखाई देना। ठीक है, और भी बता दूं क्या होता है, इसमें देखा गया है कि जैसे कि मल त्याग के दौरान दर्द या मल त्याग करने के बाद मल में खून आना, तो अगर ये सब लक्षण आपको दिखाई दे तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। ठीक है, अब बात करते हैं एनल फिशर के कारण जोखिम। ठीक है, इसमें बता दो कि एनल फिशर कॉज यानी रिस्क फैक्टर। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं कि एनल फिशर होता क्यों है, होने का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, इसमें देखा गया है कि एनल फिशर बहुत सारे रीजन से भी हो सकता है। ठीक है, बता दो क्या होता है कि गुदा नलिका की त्वचा में क्षति होना फिशर का सबसे सामान्य कारण होता है। ज़्यादातर मामलों में यह उन लोगों को होता है जिनको कब्ज की समस्या होती है, विशेष रूप से जब कठोर या बड़े आकार का मल गुदा के अंदर गुजरता है तो वह गुदा नलिका की परतों को नुकसान पहुंचा देता है। ठीक है, देखा जाता है जैसे कि लगातार डायरिया, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी IBD, क्रोनिक रोग, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। ठीक है, लंबे समय तक कब्ज रहना, कभी कभी यौन संचारित संक्रमण जिसको बोलते हैं STI यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जैसे सिफिलिस या हर्पीस, जैसे गुदा नलिकाओं को संक्रमित और नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ये भी होता है जैसे कि एनल फिक्टर की समस्या, मांसपेशियों के सामान्य रूप से टाइट होना जो आपकी गुदा नलिकाओं में तनाव बढ़ा सकती है, जो आपको एनल फिशर के लिए अति संवेदनशील भी बना सकता है आपको। ठीक है, ये भी होता है जैसे बचपन। ठीक है, इन्फेंसी क्या होता है कि
देखा गया है कि कई शिशुओं को उनके जीवन के पहले साल में ही एनल फिशर हो जाता है। फिर उम्र बढ़ने के अनुसार भी होता है। क्या होता है कि वृद्ध लोगों में रक्त संचारित धीमा हो जाता है, जिससे उनके गुदा क्षेत्र में रक्त प्रवाह की कमी आ जाती है, जिस कारण से उनमें आंशिक रूप से फिशर समस्या विकसित हो सकती है। ठीक है, और भी कारण होते हैं, जैसे गर्भावस्था और प्रसव के समय भी हो सकता है। जैसे फाइबर युक्त आहार का सेवन कम करना, तभी आपको हो सकता है एनल फिशर। ये भी देखा जाता है जैसे कि गुदा में खरोच लगना, या गुदा मलाशय में सूजन होना, या मलाशय में कैंसर, मल त्याग करने के बाद गुदा को कठोरता या अत्यधिक दबाव के साथ भी पोंछना, ये भी हो सकता है आपको। ठीक है, इससे भी आपको एनल फिशर होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, एनल फिशर आप में ना हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा बता दो। एनल फिशर के रोकने के लिए सबसे आम कारण क्या करना होगा कि जिससे कोई भी बीमारी हो रहा है तो पहले उसको रोकना जरूरी होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें कि आप कब्ज की रोकथाम करके एनल फिशर विकसित होने के जोखिम को कम कर सकते हैं। अगर पहले कभी आपको फिशर की समस्या हुई तो कब्ज को रोकथाम करना बहुत ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, इसमें देखा जाता है कि जैसे कि एक संतुलित आहार खाएं जिसमें अच्छी मात्रा में फाइबर, फल और सब्जियां शामिल हो। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पिएं, नियमित रूप से व्यायाम करें। ठीक है, शराब या कैफीन यानी चाय और जिसको बोलते हैं कॉफ़ी का सेवन बहुत कम मात्रा में करें, नहीं के बराबर करें। ठीक है, ये भी देखा जाता है जैसे कि पाचन तथा आंतों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सभी अच्छी आदतें जो कब्ज को रोकथाम करने में मदद करती है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है कि आप मल त्याग करने के बाद अपने गुदा धीरे धीरे पोंछें। ठीक है, ये भी होता है जब शौचालय जाने की इच्छा महसूस हो तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आंतों को खाली ना करना बाद में कब्ज का कारण भी बन सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आंतों में जमा होने वाला मल कठोर बन जाता है, जो गुदा के अंदर से गुजरने के दौरान दर्द एवं गुदा के दरार, खरोच पैदा कर सकता है। ये भी देखा जाता है जैसे कि टॉयलेट्स में अधिक देर तक न बैठें और अधिक जोर न लगाएं। ऐसा करने से गुदा नलिकाएं में दबाव बढ़ता है। अगर आपको कोई अन्य समस्या संबंधी ठीक है अन्य समस्या हो तो फिशर होने की जोखिम को बढ़ा सकती है। इसे तो इस बारे में डॉक्टर को बताएं, वे आपसे इसके बारे में बात करेंगे कि इस स्थिति में कैसे मैनेज करना है। ठीक है, और एनल फिशर होने की जोखिम को कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, आपको डॉक्टर बताएंगे। अब बात करते हैं कि एनल फिशर का परीक्षण कैसे किया जाता है, यानी डायग्नोसिस ऑफ द एनल फिशर। ठीक है, इसको कैसे डायग्नोस किया जाता है, कैसे जाना जाता है, कैसे इसका परीक्षण किया जाता है, इसके बारे में बात करें। इसमें देखा जाता है जैसे डॉक्टर आमतौर पर गुदा के आसपास के क्षेत्र की जांच करके फिशर का परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन वे परीक्षण की पुष्टि करने के लिए गुदा का भी परीक्षण कर सकते हैं। जैसे परीक्षण के दौरान डॉक्टर मरीज की गुदा में एंडोस्कोप डालते हैं, जिससे वे दरार को आसानी से देख पाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें देखा जाता है जैसे कि एंडोस्कोप एक मेडिकल उपकरण होता है। यह एक पतली ट्यूब होती है जिसकी मदद से डॉक्टर गुदा नलिका की जांच करते हैं। एंडोस्कोप के प्रयोग की मदद से डॉक्टर गुदा नलिकाओं से जुड़ी अन्य बीमारियों का भी पता लगा सकते हैं उसके सहारे। ठीक है, इसमें भी देखा जाता है जैसे कि एंडोस्कोपी। ठीक है, एंडोस्कोपी करते हैं, सिग्मोडोस्कोपी करते हैं, बायोप्सी करते हैं, फिर कोलोनोस्कोपी करते हैं। अब इसके बारे में क्या क्या होता है बता दूं कि एंडोस्कोपी में क्या होता है कि गुदा नलिकाओं और निचले मलाशय की जांच करना। ठीक है, सिग्मोडोस्कोपी में क्या होता है कि बड़ी आंत के निचले हिस्से की जांच करना। ठीक है, बायोप्सी में क्या होता है कि बायोप्सी परीक्षण करने के लिए गुदा के ऊतक का सैंपल निकाला जाता है ताकि आपको टेस्ट किया जाता है क्या हो सकता है कैंसर के रूप नहीं ले रहा हो। ठीक है, अब होता है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी में क्या होता है कि कोलोनोस्कोपी में वृद्धांश की जाँच करना। ठीक है, कि आपको कहीं पे छोटी आंत बड़ी आंत में बबल्स तो या फोड़ा फुंसी तो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में जांच करते हैं। ठीक, एनल फिशर को कैसे ठीक कर सकते हैं? मेडिकल ट्रीटमेंट तो ही है, लेकिन आहार के माध्यम से भी उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अपने क्या करना होगा आपको कि अपने रोजाना के आहार में फल, सब्जी या सेम और साबुत अनाज आदि शामिल करना होगा, जिससे खाद्य पदार्थ फाइबर में उच्च हो। ठीक है, उसमें ज़्यादा मात्रा में फाइबर हो। ठीक है,
ये भी होता है जैसे कि खूब मात्रा में तरल पदार्थ पीना होगा आपको, रोज़ाना थोड़ा व्यायाम करें, फाइबर वाले सप्लीमेंट लें, रोज़ाना मल त्याग करने के लिए एक ही समय निर्धारित करें, पर्याप्त समय लें और जोर न लगाएं। ठीक है। ये भी होता है जैसे कि मल त्याग के दौरान दर्द को कम करने के लिए मल को नरम करने वाले उत्पाद, स्टूल, सॉफ्ट टेनर्स या लैक्सेटिव आदि का प्रयोग करें। अपने डॉक्टर से पूछें। ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कब तक करना है इसके बारे में बताएंगे कि आपको इतना दिन तक करना है, इतना दिन तक के बाद छोड़ देना है। ठीक है। ये कि नहीं दे दिए तो कंटिन्यू करना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। इसमें देखा जाता है जैसे अगर आपको एनल फिशर हो गया, ऐसे भी किया जाता है जैसे कि एक टब में गर्म पानी डालें और उसमें 20 मिनट तक बैठें। ऐसा दिन में 2 या 3 बार करें। इस प्रक्रिया को सिस्टम बाथ कहा जाता है, सिस्टज बाथ कहा जाता है। ठीक है। यह क्षतिग्रस्त ऊतकों में दर्द को कम करता है और अंदरूनी स्क्वीटर को रिलैक्स महसूस कराता है। इसमें भी देखा जाता है कि सिस्टस बाथ में गर्म पानी से नहाया जाता है। यहाँ गुदा की सफाई और उसे ठीक करने में मदद भी करता है। इसके साथ क्या होता है कि इस दौरान पानी में सिर्फ कुल्हे और नितंब ही डूबने चाहिए। ठीक है। देखा जाता है जैसे कि अपने डॉक्टर से पूछे कि कुछ समय के लिए ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड या 1% हाइड्रोकोर्टिसोन जैसी बिना डॉक्टर की पर्ची से के मेडिकल से स्टोर से मिलने वाली क्रीम आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, इसे पूछे। ठीक है। सर उपयोग हम कर सकते हैं कि नहीं, सर डॉक्टर से ज़रूर पूछे कि नहीं, बिना सलाह लिए आपको ये सब काम नहीं करना है। ठीक है। और एक बात और ध्यान में बिठा लीजिएगा, जैसे कि मल त्याग करने की इच्छा हो तो मल त्याग करने की कोशिश से ना बचे। ठीक है। तुरंत से जैसे इच्छा कर रहा है वो मल त्याग करने तो तुरंत आकर मल त्याग करना चाहिए। ठीक है। नहीं तो आपको अगर इच्छा दबा कर रखते हैं तो आपको कब्ज होने की समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। ये भी हो सकता है जैसे कि लेकिन इच्छा के बिना मल त्याग करने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसा करने की स्थिति को बदतर भी बना सकता है, फिशर को खुला रख सकता है और दर्दनाक स्थिति भी पैदा कर सकता है इसमें। ठीक है। इसके साथ क्या होता है कि फिशर के सभी मामले घरेलू इलाज से ठीक नहीं हो पाते हैं। अगर फिशर की समस्या 8 से 12 सप्ताह तक रहती है तो आपको उसके लिए डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक है। इसमें देखा जाता है जैसे कि घरेलू देखभाल के तरीके से फिशर ठीक न होने पर उपचार में आप डॉक्टर से ज़रूर उपचार करा सकते हैं। ठीक है। ये भी होता है जैसे फिशर की समस्या जटिलताएं भी हो सकती हैं। ठीक है। अगर आप नहीं उसको समय के अनुसार आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको ये फिशर की समस्या जटिलताएं भी हो सकती है। क्या होता है इसमें, एनल फिशर किसी गंभीर रोग से जुड़ा नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे आंत का कैंसर, हालांकि एनल कैंसर कई बार एनल फिशर की नकल कर सकता है। एनल फिशर की कुछ जैसे हो सकता है जैसे क्रोनिक एनल फिशर। इसमें क्या होता है कि फिशर के कारण होने वाले दरारें ठीक नहीं हो पाती है। समय के साथ साथ इसमें फिशर के स्थान पर विकृति, निशान या स्केयर वाले ऊतक पैदा हो सकते हैं। ठीक है। गुदा नासुर क्या होता है कि एनल फिस्टुला क्या होता है, इसमें देखा जाता है कि इसमें आसपास के अंगों में से आमतौर पर आंत्र के अन्य भागों से कुछ असमान नलिकाएं गुदा नलिकाएं में शामिल हो सकती है। ठीक है। इसमें देखा जाता है कि गुदा यानी स्टेनोसिस क्या होता है कि इसमें गुदा की नलिकाएं असमान तरीके से संकुचित होने लगती है। ठीक है। अब बात करते हैं कि एनल फिशर हो गया तो क्या क्या आपको खाना चाहिए। ठीक है। बता दूं वो चीज़ जिसमें खाना चाहिए जो आसानी से डाइजेस्ट हो सके, जो आपको इसमें ज़्यादा फाइबर युक्त आहार हो। ठीक है। इसमें क्या करना होगा आपको कि देखा है अगर आपको कब्ज या आपको कठोर बड़े आकार का और सूखा मल आता है तो यह फिशर का कारण बन सकता है। अपने आहार में उच्च मात्रा में फाइबर शामिल करना होगा। ये खासकर फलों और सब्जियों को कब्ज की रोकथाम करने के लिए मदद कर सकता है। इसमें देखा जाता है जैसे कि गेहूं का चोकर, दलिया, साबुत अनाज जिसमें ब्राउन राइस, ओटमील और ब्रेड। ठीक है। मटर और सेम, बीज और नट्स, खट्टे फल, ये सब आपको सेवन करना चाहिए ताकि जो इसमें क्या होता है ज़्यादा मात्रा में फाइबर युक्त होते हैं जो आपको आसानी से पच सकता है और मल को ढीला भी कर सकता है। ठीक है। तो आपको एनल फिशर होने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।